नमस्कार। आचार्य श्री महाप्रज्ञ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती प्रसाद सोनैल आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बीए बीएड 4th ईयर की क्लास पढ़ेंगे। बीए बीएड 4th ईयर, इसमें भी हमारा जो आज का टॉपिक है वह है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। क्लियर? इनका जो समय पीरियड है वह है 1866 से 1915। 1866 से 1915। क्लियर? गोखले जी के बारे में बाल गंगाधर तिलक जी के विचार कुछ इस प्रकार हैं। गोखले में अनेक गुण थे, उनमें से प्रधान गुण यह था कि बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने निस्वार्थ निष्ठापूर्वक अपने आप को देश सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित कर दिया। यानी उनमें बहुत से गुण थे, पर उनमें जो मुख्य गुण था ये कि उन्होंने छोटी ही उम्र में निस्वार्थ निष्ठापूर्वक अपने आप को देश की सेवा में पूर्णतः समर्पित कर दिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादियों के शिरोमणि नेता थे। भारत की राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए संघर्ष का कोई एक रास्ता या एक रूप नहीं था। यानी भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कोई एक रास्ता एक रूप नहीं था। जैसे गंगा गंगोत्री से एक क्षीण धारा के रूप में निकलती है और जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे आसपास की सरिताओं को समेटते हुए चली जाती है। जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है, रास्ते में आने वाली नदियाँ उनसे मिलती है और आगे बढ़ती रहती है। ठीक उसी प्रकार देश की जो स्वतंत्रता का मार्ग है वो निरंतर आगे चलता रहता है, बहुत से व्यक्ति उसमें जुड़ते जाते हैं। वैसी ही स्थिति स्वाधीनता आंदोलन की थी। उदारवादी, उग्रवादी, क्रांतिकारी और गांधीवादी के तेजस्वी नेतृत्व में कार्य कर रहे अहिंसात्मक आंदोलनकारी सभी इस राष्ट्रीय आंदोलन के अंग थे। यानी उदारवादी, उग्रवादी, गांधीवादी या अन्य सभी इस स्वाधीनता की जो यात्रा थी उसके सब अंग थे। इस राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक नेता उदारवादी थे। 1885 से 1905 का काल उदारवादियों का काल था। 1885 से 1905 तक का समय उदारवादी था। उदारवादी युग था। इसके प्रमुख नेता ए.ओ. होम का पूरा नाम है हेक्टर वियोलोनी होम, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले इनमें प्रमुख थे और निश्चित रूप से गोखले इनमें सबसे अधिक प्रमुख थे। शासन तंत्र के विरुद्ध युद्ध करते समय गोखले ने संवैधानिक मार्ग को अपनाया। यानी वह शासन तंत्र के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे किंतु उन्होंने संवैधानिक मार्ग नहीं छोड़ा। जो कानूनी रूप से उचित है वही मार्ग उन्होंने अपनाया था। उनका विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार को अपनी बात समझाकर शासन तंत्र में सुधार और अंतोगत्वा स्वराज्य के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उनका मानना था कि जो ब्रिटिश सरकार है उनको अपनी बात को समझाकर स्वराज को प्राप्त किया जा सकता है। गोखले स्वभाव में मृदु थे, अतः उनकी प्रवृत्ति यह थी कि नरम तरीकों से ही काम लिया जाए। राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नेताओं का सामान्यतः आराम कुर्सी के राजनीतिज्ञ समझा जाता था। यानी भारतीय राजनीति में जो उदारवादी नेता थे उन्हें आराम कुर्सी के राजनीतिज्ञ समझा जाता था। यानी ये ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह नहीं करते थे बल्कि अपनी बात को कानूनी रूप से प्रस्तुत करते थे, अतः इन्हें आराम कुर्सी के राजनीतिज्ञ कहा भी जाता था। वस्तुतः ऐसी बात नहीं थी और गोखले के संबंध में तो ऐसी किसी बात की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी ये बात जो आराम कुर्सी की राजनीतिज्ञता वाली बात है ये गोखले के लिए उचित नहीं थी।
देश के प्रति निष्ठा, तप, त्याग, लगन और अनथक परिश्रम में वे राष्ट्रीय आंदोलन में के अन्य किसी भी नेता से पीछे नहीं थे। यानी वह जब जब तप, त्याग, निष्ठा की बात आती है तो वह अन्य नेताओं से कभी भी पीछे नहीं थे। तिलक के शब्दों में बहुत ही छोटी आयु में उन्होंने अपने आप को देश सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित कर दिया और विविध रूपों में देश की अपरिमित सेवा की, यानी एक छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने आप को देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। ये तिलक जी कह रहे हैं। क्लियर? अब सामान्यतः उनका जीवन परिचय देख लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 1866 में हुआ। क्लियर? और यह बम्बई प्रांत के कोल्हापुर जिले में उनका जन्म हुआ था। जब उनकी आयु 13 वर्ष की थी तो उनके पिता का देहांत हो गया। उन्हें शिक्षा प्राप्ति के लिए कठोर संघर्ष करना पड़ा। जिस बच्चे के पिताजी का देवलोकागमन हो जाता है तो उस बच्चे को शिक्षा प्राप्त करना, समाज में जीना बड़ा दुष्कर कार्य होता है। इनके साथ भी यही हुआ और इन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्हें कठोर संघर्ष करना पड़ा था। लेकिन उनमें दिल और दिमाग की अद्भुत योग्यता थी और उन्होंने जीवन में बड़ी तेजी से उन्नति की। 18 वर्ष की आयु में स्नातक हुए। 20 वर्ष की आयु में पूना के अंग्रेजी स्कूल में अध्यापक हुए। यानी 20 वर्ष की आयु में वह अंग्रेजी स्कूल के अध्यापक बन गए, जो आगे चलकर विख्यात फर्ग्यूसन कॉलेज के रूप में विकसित हुआ। गोखले इस कॉलेज में 1902 तक प्रिंसिपल के पद से रिटायर्ड हुए। यानी 1902 तक वह प्रिंसिपल थे उस फर्ग्यूसन कॉलेज के। महादेवन गोविंद रनाडे गोखले की बुद्धिमत्ता और कर्तव्य परायणता से बड़े प्रभावित थे और गोखले ने अपने सार्वजनिक जीवन जस्टिस रनाडे के शिष्य के रूप में प्रारंभ किया। यानी महादेवन गोविंद रनाडे गोखले को के शिष्य बने। क्लियर? प्रारंभ किया। डॉक्टर जकारिया के अनुसार गोखले के रूप में रनाडे जैसा शिष्य मिला था, वैसे उपयुक्त शिष्य कभी किसी गुरु को नहीं मिलेगा। यानी वो कह रहे हैं कि गोखले के रूप में रनाडे जैसा शिष्य मिला था, वैसा उपयुक्त शिष्य कभी किसी गुरु को नहीं मिला होगा। गोखले ने अपने गुरु की भावना को यथार्थ रूप में ग्रहण किया और वे कभी भी रनाडे द्वारा निर्धारित मृदुता और मधुर तर्क संगता के रास्ते से नहीं हटे। यह हो गए उनके जो जनरली जीवन परिचय के बारे में। अब उनके जो कार्य हैं वो देखेंगे अपन। जस्टिस रनाडे ने गोखले का बम्बई प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक संस्था सार्वजनिक सभा का मंत्री बना दिया और शीघ्र ही वे प्रांत की प्रमुख व्यक्तियों में गिने जाने लगे। इस संस्था के प्रमुख पत्र क्वार्टरली रिव्यू के संपादक भी नियुक्त हुए। 4 वर्ष तक वह समाज सुधार के संबंध में पत्रिका सुधारक के भी संपादक रहे। उन्होंने कई वर्षों तक मुंबई प्रदेश कांग्रेस में मंत्री रहे। 1922 के अधिनियम की कमियों पर उन्होंने तर्कपूर्ण ढंग से प्रकाश डाला। 1902 में उन्होंने केंद्रीय विधान परिषद का सदस्य चुना गया। 1904 में ब्रिटिश सरकार ने गोखले को CIE का खिताब दिया। सन 1905 में उन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसके अलावा उन्होंने 39 वर्ष की आयु में इस पद पर पहुंचने वाले वह गौरवपूर्णशाली व्यक्ति थे। गोखले ने देश सेवा में उन्होंने 1897, 1905, 1906, 1908, 1912, 1913, 14 कुल मिलाकर 7 बार इंग्लैंड की यात्राएं की। कुछ यात्राएं उन्होंने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में ब्रिटेन के समक्ष भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए की थी। यानी कुछ यात्राएं इंग्लैंड की उन्होंने भारत का जो दृष्टिकोण है वो इंग्लैंड सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए की थी। 1897 में बेलबी आयोग के समक्ष भारतीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए इंग्लैंड गए थे और 1905 में गोखले ने हाब हाउस विकेंद्रीकरण आयोग के समक्ष अपने विचार भी प्रकट किए थे। 1905 में ही गोखले उस प्रतिनिधि मंडल के सदस्य होकर इंग्लैंड गए जो ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को यह समझाने बुझाने के लिए आया था कि बंग भंग संबंधी अधिनियम न बनाया जाए। यानी बंगाल विभाजन संबंधी अधिनियम नहीं बनाया जाए। लेकिन उनके विवेकपूर्ण आग्रह का ब्रिटिश नेता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
गोखले ने 1909 के सुधारों के पहले तो स्वागत किया, लेकिन बाद में सुधारों को अव्यवहारिक रूप पर घोर निराशा प्रकट की। उन्होंने नौकरशाही के कार्यों की कटु आलोचना की। 1 सितंबर 1912 में भारतीय लोक सेवा आयोग की विभिन्न समस्याओं तथा कार्य प्रणाली के संबंध में जांच करने के लिए इस्लिंगटन की अध्यक्षता में एक शाही आयोग नियुक्त किया गया। श्री गोखले इसके सदस्य थे। यानी भारतीय लोक सेवाओं में कुछ समस्याएं थी तो उनमें एक आयोग बना, तो उनमें यह भी एक सदस्य थे। अपनी इंग्लैंड की यात्राओं में गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति तथा उसके पत्र इंडिया को सक्रिय बनाने का भी प्रशंसनीय कार्य किया। इन श्रमिकों की स्थिति आज बंधुआ श्रमिकों से भी बेहतर है। श्रमिकों की सहायता के लिए उन्होंने बंधुआ 1912 में वे गांधी जी के निमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका गए और वहां गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय सत्याग्रही तथा दक्षिण अफ्रीका की सरकार के बीच समझौता कराने में भी सफलता प्राप्त की। यानी वे दक्षिण अफ्रीका भी गए और वहां पर उन्होंने समझौता कराया। उन्होंने गांधी जी को सूचित किया कि पंजीकरण के काले अधिनियम ब्लैक एक्ट को रद्द कर दिया जाएगा और 30 पाउंड के घृणित कर को समाप्त कर दिया जाएगा। क्लियर? यानी यह रंग भेद की नीति के अकॉर्डिंग अफ्रीका भी गए थे और गांधी जी को भी समझाया और ब्रिटिश सरकार, वो अफ्रीका जी की सरकार थी, उनके मध्य उन्होंने समझौता कराया था, गांधी जी और ब्रिटिश सरकार। गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। यानी गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और गोखले के मन में भी गांधी जी के लिए गहरा स्नेह था और सम्मान था। गांधी जी उन्हें पुण्यात्मा गोखले कहते थे। पुण्यात्मा गोखले कहते थे। गोखले द गॉड, इंग्लिश में यह कहते हैं। उनकी निर्दोष देशभक्ति और आकर्षक व्यक्तित्व का ब्रिटेन के नेताओं पर भी भारी प्रभाव था। उनकी चारित्रिक श्रेष्ठता, गंभीर सत्यनिष्ठा तथा मातृभूमि की अनवरत सेवा से वे भारत तथा विदेशों में अनेक लोगों की प्रशंसा और सम्मान के पात्र बन गए। कर्तव्य निष्ठा ने उन्हें भारी सम्मान दिलवाया था, लेकिन यह सब कुछ उनके स्वास्थ्य के मूल्य पर ही हो पाया था। 19 फरवरी 1915 को 49 वर्ष की आयु में उनका देवलोकागमन हो गया। यानी यह व्यक्ति गोपाल कृष्ण गोखले जो 49 वर्ष की आयु तक ही जिया था और इन्होंने भारत में उदारवादी नेताओं के रूप में और गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में बहुत ही ख्याति प्राप्त की थी और उनका 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया। गोखले के देहावसान के बाद इंग्लैंड की लॉर्ड सभा में बोलते हुए लॉर्ड कर्जन ने कहा, लॉर्ड कर्जन 1905 जिसने बंगाल विभाजन किया था, उन्हें कभी भी राष्ट्र का ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसमें उनसे ज़्यादा संसदीय प्रतिभा हो। यानी कर्जन जी कह रहे उन्हें कभी किसी भी राष्ट्र का ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिनमें उनसे ज़्यादा संसदीय प्रतिभा हो। यानी कर्जन से ज़्यादा वो अपनी तुलना कर रहे थे, कर्जन उनसे अपनी तुलना कर रहा था। भारतीय राजनीति की उग्रवादी धारा के साथ जुड़े हुए व्यक्तियों, विशेषतः लोकमान्य तिलक के साथ उनके मतभेद थे, लेकिन इन मतभेदों में कोई संकीर्णता नहीं थी। यानी वो एक उदारवादी थे, एक उग्रवादी थे, दोनों के मध्य मतभेद थे पर संकीर्णता नहीं थी। सन 1908 से 1911 के वर्षों में गोखले ने तिलक की कारावास से मुक्ति के लिए भारी प्रयत्न किए थे। यानी तिलक को जब कारावास हो गया था तो गोखले ने भी उनको छुड़ाने के लिए कोई कमी नहीं रखी थी। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि देने का प्रस्ताव दिया था, जिन्हें उन्हें अस्वीकार कर दिया। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गोखले जी को नाइटहुड की उपाधि दी, जो इंग्लैंड सरकार द्वारा दी जाती थी। नाइटहुड यानी आपके कार्य, आपके कर्तव्य बहुत महान हैं, आपने अच्छे काम किए, इसलिए आपको नाइटहुड की उपाधि दी जाती है, किंतु गोखले ने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने भारत मंत्री की परिषद की सदस्यता ग्रहण करने से भी इनकार कर दिया। उनकी इन अस्वीकृतियों में उनकी सेवा भावना, त्याग भावना और देशभक्ति की भावना थी। यानी वह ब्रिटिश सरकार के कोई महत्वपूर्ण पद पर नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि वह देश सेवा करना चाहते थे। अतः उन्होंने बड़े बड़े पदों को भी
स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह सेवा भावना, त्याग भावना और देशभक्ति की भावना निहित थी उनमें, इसीलिए वह बड़े बड़े पदों पर नियुक्त नहीं हुए। अब गोखले जी के राजनीतिक चिंतन भी देख लेते हैं और राजनीति के क्षेत्र में उनके कार्य जो उत्कृष्ट हैं उन पर भी अपन दृष्टि देखते हैं। गोखले के राजनीतिक गोखले इतिहास और अर्थशास्त्र के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने बर्क की प्रसिद्ध पुस्तक रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बड़ी उत्कंठा के साथ हृदयंगम किया था, यानी उस पुस्तक को उन्होंने खूब पढ़ा था। बर्क की भांति गोखले सावधानी की नीति, धीमे विकास और बुद्धि संगत प्रगति में विश्वास करते थे। गोखले के प्रशासनिक उत्तरदायित्व की भावना थी कि इस भावना ने उन्हें आंदोलन के मार्ग से अलग रखने का कार्य किया था, यानी वह कोई भी चीज़ को स्वीकार करते थे तो धीमी गति से, सावधानी की नीति से, बुद्धि संगत प्रगति में विश्वास करते थे। क्लियर। इसके अतिरिक्त रनाडे के शिष्य थे, यानी महादेवन गोविंद रनाडे के शिष्य थे और रनाडे से उन्होंने एक निश्चित राजनीतिक दृष्टिकोण मिला। गोखले पर एक अन्य उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता का भी प्रभाव था। फर्ग्यूसन कॉलेज पूना में प्रिंसिपल सालबाई और सर विलियम वेडरबर्न जैसे अंग्रेजों से भी उनके घनिष्ठ संपर्क थे। गोखले स्वयं भी आदर्शवादी के स्थान पर एक यथार्थवादी और व्यवहारिकवादी बुद्धि के धनी थे, यानी वह आदर्शवाद के साथ साथ बुद्धिवादी और यथार्थवादी के धनी थे, यथार्थवाद के धनी थे। वे अपने शिष्य को मस्तिष्क पर हावी होने, गोखले स्वयं भी आदर्शवादी थे, वे अपने हृदय को मस्तिष्क पर हावी होने नहीं देते थे, यानी वह दिल की बात नहीं सुनते थे, अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देते थे। उनके इस भाव और समस्त शिक्षा ने उन्हें ब्रिटिश उदारवाद के प्रति भारी विश्वास उत्पन्न कर दिया था और उन्हें रचनात्मक राजनीति के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित किया था। वे ऐसे व्यक्ति थे जो आंदोलन का मार्ग अपनाकर तुरंत ही देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने की बात को अविवेकपूर्ण, अव्यवहारिक समझते थे, यानी वह नहीं चाहते थे कि एकदम ही स्वतंत्रता आंदोलन हो और उन्हें आज़ादी मिल जाए, ऐसी बात को वह अव्यवहारिक और अतर्क संगत मानते थे। और जो संवैधानिक विकास के मार्ग को अपनाकर धीरे धीरे इस दिशा में आगे बढ़ने की बात सोचता है, उनके राजनीतिक चिंतन में कुछ अधिक महत्वपूर्ण बातें और भी थी। क्लियर। वो एक संवैधानिक मार्ग से देश को आज़ाद कराने की बात करते थे। ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायपूर्णता में उनका पूर्ण विश्वास था, यानी ब्रिटिश सरकार की उदारता, न्यायपूर्णता में उनका विश्वास था, क्योंकि वह उदारवादी नेता थे और कोई भी चीज़ संवैधानिक मार्ग से अपनाने की बात कहते थे। गोखले को मानव स्वभाव की मूलभूत अच्छाई में विश्वास था और उन्हें शिक्षक दीक्षा ने उनमें ब्रिटिश उदारवाद के प्रति गहरी आस्था उत्पन्न कर दी थी। उन्होंने अंग्रेजी जाति की अंतरात्मा में विश्वास था। दादा भाई की भांति वे सदैव आशा किया करते थे कि इंग्लैंड एक नए ढंग की राजनीतिज्ञता का उदय होगा और भारत के साथ न्याय होगा, यानी इंग्लैंड में एक नई बात का उदय होगा और भारत का विकास होगा। जो भारत में ब्रिटिश सरकार शोषण कर रही थी, उनके विचार, उनकी बुद्धि परिवर्तित होगी और वह भारत को स्वतंत्रता देगी, न्याय हुआ। ब्रिटिश जाति की उदारता और न्याय प्रियता का बखान करते हुए वे भारतीय जनता को राजभक्ति का संदेश देते थे, यानी भारतीय लोगों को वह कहते थे कि आप ब्रिटिश सरकार के अधीनता में रहोगे, उनके स्वामी भक्त रहोगे तो आपको आज़ादी अवश्य ही मिलेगी। और ब्रिटेन की उदारता और न्याय प्रियता को जगाते हुए उन्हें भारत के प्रसंग में उदार आचरण का परिचय देने के लिए प्रेरित करते थे, यानी एक और भारतीयों को राजभक्ति की बात कहते थे, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों को भी इस बात से अवगत कराते थे कि आप भारत के साथ हमेशा न्याय करें, अच्छा आचरण का परिचय दें और भारतीयों का उद्धार करें। सन 1902 में अपने बजट भाषण में उन्होंने विचार व्यक्त किए थे जो निम्न है। आवश्यकता इस बात की है कि हमें
यह महसूस कराया जाना चाहिए कि हमारी सरकार विदेशी लोगों की है, लेकिन इन भावना राष्ट्रीय है। यानी ये क्या कह रहे हैं, आवश्यकता इस बात की है कि हमें ये महसूस कराना चाहिए कि हमारी सरकार विदेशी है, लेकिन इसकी भावना राष्ट्रीय है। यानी यह जो लोग हैं वो भारत के राष्ट्रीयता को बढ़ावा देंगे। भारतीयों की भलाई के समक्ष अन्य सभी बातों को गौण समझती हैं, और यानी जो ब्रिटिश सरकार है ये भारतीयों की भलाई करना ही चाहती है और अन्य सब बातें इनके लिए गौण हैं, अच्छी बातें वह कह रहे हैं। और भारतीयों के सम्मान को अंग्रेजों के सम्मान जैसा ही महत्व देती है। यानी यह जो भारत की जनता है उनको ऐसा सम्मान देती है जैसे वह ब्रिटिश लोगों के सम्मान को महत्व देती है। क्लियर? ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की सद्भावना और ब्रिटिश राष्ट्र की न्यायप्रियता में उनका विश्वास था इतना अधिक था कि वे दादा भाई नौरोजी के इस प्रसंग में आशा डिग गई। क्या था? तब भी वे ब्रिटिश राजनीतिज्ञों का भरोसा करते थे, लेकिन 1909 में के भारतीय शासन अधिनियम की अव्यवस्थाओं तथा इस अधिनियम की कार्यान्विति के स्वरूप को देखकर उनके यह भी आस्था जीवन के अंतिम वर्षों में कमजोर हो गई थी। यानी 1909 से पहले वो भारतीय जो अंग्रेजी शासन था उनके प्रति उनकी पूर्ण निष्ठा थी, उनको वही सम्मान देते और उनसे उदारता की बात की थी और उनको ये भी कहा था कि आप हमारे प्रति बहुत अच्छे हैं। किंतु 1909 में जो संवैधानिक एक्ट लागू हुआ था उसमें उनकी जो धाराएं थी उनके प्रति गोपाल कृष्ण गोखले के भी जो विचार थे ब्रिटिश सरकार के प्रति वो विचलित हो गए और उनको भी उन्होंने आलोचना कर दी। यानी आज तक उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हो, किंतु यह कार्य उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कर दिया। भारत ब्रिटिश सहयोग का प्रतिपादन, लेकिन ब्रिटिश शासकों के साम्राज्यवादी रवैये की निर्भीक आलोचना। यानी उन्होंने भारत और ब्रिटिश के सहयोग का प्रतिपादन किया, किंतु ब्रिटिश शासकों के साम्राज्यवादी रवैये की निर्भीक होकर आलोचना की। रनाडी की भांति गोखले का भी विश्वास था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ईश्वरीय विधान की योजना का ही एक अंग है। यानी रनाडे गोखले दोनों का यही विचार था कि भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य है यह ईश्वरीय विधान यानी ईश्वरीय कानून की योजना का ही एक अंग है और इसने भारत को भारी लाभ पहुंचाया। मतलब इन चीज़ों ने ब्रिटिश सरकार की जो भारत में स्थापना हुई है इससे भारतीयों को बड़ा लाभ मिला है। उनकी दृष्टि में ब्रिटिश शासन के सबसे बड़े लाभ थे समस्त देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना। यानी उदारवादियों के लिए सबसे बड़ी बात भारत के लिए यही थी कि वह समस्त देश में शांति की स्थापना की और व्यवस्थाओं की स्थापना की। स्थापना की जिसे वे बहुत अधिक महत्व देते थे तथा पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था यानी एक पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था उन्होंने भारत में लागू की जिससे भारत के लिए एक वरदान साबित हुई। वे ब्रिटिश शासन द्वारा प्रदान की गई आंग्ल भाषा भारत के लिए वरदान मानते थे। उसके माध्यम से भारतीय लोकतंत्र और स्वतंत्रता के संपर्क में आया। यानी भारत में उससे पहले अनेक भाषाएं अनेक बोलियां बोली जाती थी, किंतु ब्रिटिश सरकार का यह उदार कर्तव्य था कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा भारत में लागू की और बहुत से भारतीय एक दूसरे के संपर्क में आ गए और संपर्क की भाषा अंग्रेजी बनी और इससे भारतीयों को लाभ हुआ और एक जगह सभी जगह शांति और व्यवस्थाओं की स्थापना अंग्रेजों ने भारत के लिए की जो एक वरदान साबित हुई। उनकी धारणा थी कि ब्रिटेन के साथ संपर्क बनाए रखने से भारतीयों की बौद्धिक प्रतिभा चमकेगी, दृष्टिकोण विकसित होगा, भावी भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। यानी इन सभी लाभों से भारतीयों की बौद्धिक प्रतिभाएं चमकेगी, उनका विकास होगा, भारत निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। ऐसे अच्छे विचार गोपाल कृष्ण जी गोखले के थे। अतः वे भारत और ब्रिटेन के संबंधों की इस स्थिति को बनाए रखना चाहते थे। पूना कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने कहा था, अच्छे अथवा बुरे के लिए हमारा भविष्य और हमारी आकांक्षाएं इंग्लैंड के साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने क्या कहा?
अच्छे अथवा बुरे के लिए हमारा भविष्य और हमारी आकांक्षाएं इंग्लैंड के साथ जुड़ी हुई है। यानी हमारी अच्छी बातें भी हैं और आकांक्षाएं हैं, तो वो सब हमें इंग्लैंड को जोड़ती हैं। तथा कांग्रेस स्पष्ट रूप से ये स्वीकार करती है कि हम जिस प्रगति की आकांक्षा करते हैं वह ब्रिटिश शासन की सीमाओं में ही है। अतः भारत का जो विकास होगा, जो विकसित होगा, वो ब्रिटिश शासन के अनुकूल ही होगा और उसकी सीमाओं में ही होगा, यानी उससे बाहर चलकर नहीं होगा। यानी ब्रिटेन की गुलामी में ही हमारा विकास होगा, ये बात तय है। ब्रिटिश शासन को भारत के लिए हितकर समझते हुए भी ब्रिटिश शासकों के साम्राज्यवादी रवैये की उन्होंने आलोचना की। उन्होंने सदैव इस बात पर बल दिया कि ब्रिटेन के द्वारा भारत में श्रेष्ठ साम्राज्यवाद की स्थिति को अपनाया जाना चाहिए। श्रेष्ठ यानी वह जो साम्राज्यवाद की नीति अपना रहे थे अंग्रेज, भारत पर शासन निरंतर करते जा रहे थे, अन्य क्षेत्रों को जीतते जा रहे थे, साम्राज्यवादी नीति अपना रहे थे, किंतु गोखले जी का यह मत था कि वह श्रेष्ठ साम्राज्यवादी नीति अपनाए। ऐसा श्रेष्ठ साम्राज्यवादी नीति से उनका आशय था ऐसे शासन जो भारतीयों को अंग्रेजों के समान समझते हुए उनके प्रति सम्मान के भाव रखे। यानी ऐसी नीति अपनाए कि अंग्रेजों और के सामने भारतीयों का भी सम्मान हो और समान भाव रखे। शासन का संचालन भारतीयों के हित की दृष्टि में रखते हुए किया जाए। यानी शासन का जो संचालन है वो भारतीयों के लिए अच्छा हो, सुलभ हो, सरल हो, ऐसे शासन नीति ब्रिटिश सरकार अपनाए। जातिगत आधिपत्य और अहंकार पर आधारित साम्राज्यवाद को वे संकीर्ण साम्राज्यवाद और नितांत अनुचित स्थिति कहते थे। यानी जातिगत आधिपत्य यानी एक जाति, गोरी जाति, और अहंकार पर आधारित साम्राज्यवाद को वे संकीर्ण साम्राज्यवाद यानी छोटी बुद्धि का साम्राज्यवाद कहते थे और नितांत अनुचित स्थिति कहते थे उसको। उन्होंने चेतावनी की भाषा में कहा था, यदि ब्रिटेन ने संकीर्ण साम्राज्यवाद को अपनाया तो भारत की राजभक्ति का एक प्रमुख आधार विलुप्त हो जाएगा। उन्होंने नौकरशाही के कठोर व्यवहार और उत्पीड़न की नीति को सदैव विरोध किया। यानी जो ब्रिटिश सरकार शासन कर रही थी, उत्पीड़न कर रही थी, इनका उन्होंने सदैव विरोध किया। लॉर्ड कर्जन के प्रतिगामी रवैये और बंगाल विभाजन जैसे प्रतिगामी कार्यों की उन्होंने आलोचना की। यानी ब्रिटेन ने जो बंगाल विभाजन की बात कही थी उसकी भी कटु आलोचना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। उन्होंने सदैव इस बात पर बल दिया कि 1833 के अधिकार अधिनियम, 1858 के साम्राज्य की घोषणा में जातिगत भेदभाव के बिना समस्त प्रजाजनों के प्रति समान व्यवहार का वचन दिया, उसका सभी क्षेत्रों और संपूर्ण अर्थों में पालन किया जाए। यानी 1833 में उन्होंने अधिकार अधिनियम, 1858 में साम्राज्य की घोषणा जो भारतीय शासन का मैग्ना कार्टा कहलाती है, इनमें कहा गया था कि सभी भारतीयों को सम्मान दिया जाएगा। यह बात उन्होंने संपूर्ण अर्थों में पालन करने के लिए ब्रिटिश सरकार को कहा था। नेक्स्ट, संवैधानिक साधनों और वैधानिक आंदोलन में अड़िग विश्वास। गोखले का संवैधानिक साधनों और वैधानिक आंदोलन में अड़िग विश्वास था। यानी वह कोई भी कार्य जो करते थे वह संवैधानिक दृष्टि से सही होना चाहिए। उनका कार्य हमेशा संविधान के अनुकूल था। वे उग्र विचारों और साधनों तथा असंवैधानिक मार्ग को भारत के लिए अहितकर समझते थे, इसके विरुद्ध थे। वे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन के लक्ष्य को संवैधानिक तरीकों से ही प्राप्त करना चाहते थे। यानी भारत को जो आज़ादी मिले वह सीधे सीधे संवैधानिक मार्ग को अपनाकर ही प्राप्त करने के प्रबल समर्थक थे। देवगिरीकर के शब्दों में, देवगिरीकर जी ने गोपाल कृष्ण गोखले के लिए क्या कहा है सुनिए। शासन तंत्र के विरुद्ध युद्ध करते समय गोखले ने संवैधानिक मार्ग अपनाया। उनका प्रयास यह था कि तथ्यों और तर्कों को अपनी बात का आधार बनाएं, तर्कों और तथ्यों को अपनी बात का आधार बनाएं और समझा बुझाकर उन लोगों के विचार बदले, यानी सामने वाले लोगों को समझा बुझाकर उनके विचारों को बदले, तर्कों से और तथ्यों से बदले जाएं जिनका कुछ महत्व है। क्लियर। अगला, पट्टाभी सीतारमैया ने कहा कि वे विरोधियों को हराने में नहीं अपितु उसे जीतने में विश्वास रखते थे। यानी गोपाल कृष्ण गोखले जी
विरोधियों को परास्त करने में नहीं, वरन उनके दिल को जीत कर बात करते थे, जीत की बात करते थे। हिंसा, विद्रोह, सशस्त्र क्रांति अथवा विदेशी आक्रमण की सहायता आदि के लिए उनके राजनीतिक व्यवहार में कोई स्थान नहीं था। यानी क्रांति, हिंसा, आक्रमण आदि का इनके जीवन या इनके पास कोई स्थान नहीं था। वह सीधी बात कहते थे। उनके संवैधानिक तरीकों में याचिकाएं, न्याय के लिए प्रार्थना, निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा पारित प्रस्ताव और शासन से भेंट करने के लिए प्रतिनिधि मंडल आदि आते थे। यानी वह प्रार्थना पत्र, कमीशन और न्याय के लिए प्रार्थना आदि और शासन के जो अधिकारी है उनसे मिलना आदि इनके कार्य करने के तौर तरीके थे। वह इस प्रसंग में इंग्लैंड में प्रचार कार्य को भी अधिक महत्व देते थे। 1908 में उन्होंने इलाहाबाद में कहा था कि संवैधानिक साधनों से मेरा अभिप्राय शांतिपूर्ण साधनों से है। कुछ अवसरों पर उन्होंने विचार व्यक्त करते हुए करों को न देना भी वैधानिक आंदोलन का ही एक अंग है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में भारतीय जनता को ऐसा कोई उपाय अपनाने का परामर्श नहीं दिया। उनका विचार है कि शिकायतें दूर करने के लिए शासन सत्ता एवं संवैधानिक तरीकों पर निरंतर दबाव डाला जाना चाहिए। यानी वह हिंसा, लड़ाई झगड़ा आदि इनकी बात नहीं करते थे, वह शासन पर दबाव डालकर अपनी बात को सही करना चाहते थे। जबकि पीछे लोकमत की शक्ति और दृढ़ निश्चय भी था। यानी वह संवैधानिक मार्ग अपना रहे थे, फिर भी उनके पीछे आप देखिए लोकमत और जनशक्ति उनके साथ थी, फिर भी वह अन्याय और अनीति का मार्ग नहीं अपनाने की बात कर रहे थे, ना ही उन्होंने अपने जीवन में इन बातों को उतारा। गोखले के मार्ग को उनके विरोधियों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया, लेकिन वस्तुतः इस प्रकार का विचार उचित नहीं था। इस मार्ग को अपनाने में लोकमत की शक्ति को जागृत करना आवश्यक था और इस दृष्टि से यह मार्ग ऊपर से देखने पर सरल किंतु वस्तुतः बहुत अधिक श्रम साध्य था। आप ऊपर से देख रहे हैं कि ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति है, सरल है मार्ग, किंतु यह मार्ग इतना भी सरल नहीं है, इसमें भी बहुत अधिक श्रम और साधन लगते हैं। नेक्स्ट है उनके स्वशासन की अवधारणा, यानी वह स्वशासन के संबंध में अपनी क्या बात कहते हैं। गोखले यद्यपि क्रमिक सुधारों के मार्ग को अपनाने में ही विश्वास करते थे, लेकिन इन सुधारों का अंतिम लक्ष्य भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति थी। गोखले का विश्वास था कि ब्रिटिश नौकरशाही के फलस्वरूप प्रशासन में जो आर्थिक और अन्य दोष प्रवेश कर गए हैं उनका निराकरण स्वशासन द्वारा ही किया जा सकता है। यानी वह मानते थे ब्रिटिश शासन द्वारा जो आर्थिक शोषण हो रहा है, ब्रिटिश नौकरशाही लगी हुई है, उनका अगर हटेंगे तो स्वशासन के रास्ते से ही हटेंगे। स्वशासन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, ब्रिटिश प्रशासनिक यंत्र के स्थान पर भारतीय प्रशासनिक यंत्र को प्रतिष्ठित करना। यानी ब्रिटिश प्रशासनिक जो मशीन चल रही है, यंत्र चल रहा है, उसके स्थान पर भारतीय प्रशासनिक तंत्र की स्थापना करना उनके स्वशासन संबंधी विचार थे। विधान परिषदों का विस्तार और सुधार करते करते उन्होंने वास्तविक संस्था बना दिया। जनता को अपने मामलों का प्रबंध करना, स्वयं कर देना। वह मतलब ब्रिटिश जो विधान परिषदें थी उनमें उन्होंने विस्तार करवाया, उनमें भारतीयों को नियुक्त करवाया और भारतीय जो प्रॉब्लम्स थी, परेशानियाँ थी, वो भारतीयों द्वारा संपादित की जाने लगी। सन 1905 में बनारस कांग्रेस के अध्यक्ष भाषण में उन्होंने कहा था, कांग्रेस का लक्ष्य यह है कि भारत भारतीयों के हितों का ध्यान में रखते हुए प्रगतिशील होना चाहिए। यानी भारत भारतीयों को ध्यान में रखते हुए प्रगतिशील होना चाहिए। एक निश्चित समय की अवधि में भारत में ऐसी सरकार गठित हो जानी चाहिए जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्य की अन्य स्वशासित उपनिवेशों की सरकार है। यानी भारत में भी ऐसी भारतीय सरकार स्थापित हो जानी चाहिए जो इंग्लैंड के उपनिवेशों या स्वशासित उपनिवेशों यानी इंग्लैंड के अंदर जैसी सरकारें स्थापित की गई है वैसी ही सरकार भारत में स्थापित की जानी चाहिए। सन 1907 में अपने देश में वैसी ही हो जैसी अन्य लोगों को अपने देश में है। यानी वही सरकार जो अन्य लोगों के देश में है वही सरकार अपने देश में भी होनी चाहिए। उन्होंने
एक से अधिक बार बार यह स्पष्ट कर दिया कि यह स्थिति ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ही प्राप्त करनी चाहिए, यानी वह सरकार भी स्थापित होनी चाहिए तो वह ब्रिटिश साम्राज्य के जो ब्रिटिश तौर तरीके हैं उसके अंदर ही वह सरकार प्राप्त की जानी चाहिए, यानी सरकार भी बने पर उस पर ब्रिटिश सरकार की मोहर भी लगी हो और ब्रिटिश सरकार को वह मान्य भी हो, ऐसी बात उन्होंने कही है। नेक्स्ट उन्होंने स्वराज्य के बारे में वही कहा है कि जो ब्रिटिश प्रशासनिक यंत्र है उनकी जगह भारतीय प्रशासनिक यंत्र हो, उनके स्वराज्य संबंधी बात हो और वह जो भारतीय प्रशासनिक यंत्र हो वह ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ही हो, उनसे बाहर ना हो, ऐसी बात उन्होंने कही है। उनका लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अधिराज्य यानी डोमिनियन स्टेट की स्थिति प्राप्त करना था, यानी वह राज्य प्राप्त करना था जो इंग्लैंड द्वारा स्वीकृत हो, डोमिनियन स्टेट। वही स्थिति जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड को प्राप्त थी। भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य, स्वशासन या अधिराज्य की स्थिति उनका दूरगामी लक्ष्य था, तात्कालिक लक्ष्य नहीं। मतलब यह बात भी उनके लिए बहुत दूर की बात थी, वह तात्कालिक नहीं था, वह दूर की बात थी। अधिराज्य की स्थिति, डोमिनेंट स्टेट की स्थिति वह भी दूर की बात थी। यानी गोपाल कृष्ण गोखले ये नहीं चाहते थे कि यह साम्राज्य हमें ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत हाथों हाथ मिल जाए, वह चाहते थे, किंतु यह बहुत बाद की बात है। पहले समय विधान परिषदों में भारतीय हो, प्रशासनिक तंत्र में भारतीयों की नियुक्ति हो और उसके बाद भारतीय अपने कर्तव्यों को समझने लगे, उनका विकास हो जाए, उनके बाद वह ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे थे। क्लियर? इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि गोखले जी एक महान व्यक्ति थे और उन्होंने अपने विचारों से उदारवादी नेताओं में से गणमान्य वह व्यक्ति थे या आगे गिने जाते थे। क्लियर? आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट हम अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।